Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि यदि सूर्य देव सिंह लगन में द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव यानी कि दूसरे भाव का संबंध है हमारी वेल्थ से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, हमारे एसेट्स से। ये भाव हमारे एसेट्स और हमारे परिवार के एसेट्स को ज्वाइंट करता है। ये भाव हमारे परिवार का भी है। परिवार माने तो हमारी जो पेरेंटल फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली है, ये भाव उसका भाव है। और ये भाव हमारे जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली में क्लोज रिलेटिव्स आते हैं उसका भाव है। और हमारे जो भी जिस तरह के भी एसेट्स हैं या हमारी लीगेसी है, ये उसका भाव है। यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे परिवार की वेल्थ की कंडीशन क्या है, हमारे परिवार में रिचनेस कितनी है, एसेट्स कितनी है, किस तरह के एसेट्स हैं, यानी कि कुछ मटेरियलिस्टिक एसेट्स हैं या दूसरे हैं, कुछ संस्कार हैं, वो भी हम यहीं से ही देखते हैं। और यहाँ से हम अपनी वाणी भी देखते हैं, हमारी वाणी कैसी रहेगी। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में इस एसेट्स को या इस वेल्थ को हम बढ़ा पाएंगे या इसको खराब कर देंगे। ये चीज़ें हम यहीं से ही देखते हैं। और इस भाव में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि बड़ी एनालिटिक्स की राशि है, यानी कि बिजनेस की राशि है, लेन देन की राशि है। और बिजनेस की नहीं कहना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशंस की राशि है। ये जो है बुध देव का वो फेज है जब बुध जो है जिस इंसान को काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स दे देता है, काफ़ी कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव कैपेबिलिटीज़ दे देता है, वो इसी राशि से देता है। तो ये वो राशि है। और इस राशि से हम छठे भाव की राशि है, इस राशि से हम कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, कुछ लेन देन भी देखते हैं, फाइनेंस का जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, डेट्स यानी कि लोन्स वगैरह भी इसी राशि से हम देखते हैं, लीगल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इसी राशि से हम देखते हैं। और अब सूर्य देव लगन के स्वामी होके सेकंड हाउस में आ गए। अब देखिए, जब भी लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा समझना चाहिए कि उस घर में मैक्सिमम फोकस रहता है इंसान का, नेटिव का, जिसका आप चार्ट देख रहे हो। यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तब ये सूर्य जो है इसके चार्ट में सेकंड हाउस में आ गया। यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेस्टिनी इसकी फैमिली में पैसा बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी, उसका नाम होगा, उसकी फैमिली के कनेक्शंस बनेंगे बड़े लोगों से, और कहीं ना कहीं उसकी वेल्थ में बढ़ोतरी होगी। और ये फैमिली इस बच्चे के पैदा होने के बाद ये फैमिली थोड़ा सा फेमस हो सकती है, क्योंकि पहले तो यानी कि पहले तो उनके पेरेंट्स के चार्ट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन इस बच्चे के पैदा होने के बाद ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस चाइल्ड डेस्टिनी। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा वो देखेगा कि उसकी परिवार का नाम हो रहा है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, एसेट्स की बढ़ोतरी हो रही है। और अब क्या है कि ऐसे बच्चों के परिवार में पिता का प्रभुत्व रहता है, यानी कि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता का प्रभुत्व बढ़ जाता है इस बच्चा पैदा होने के बाद। और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे तो ये परिवार में इनकी चलती है, यानी कि दे होल्ड द अपर पोजीशन, चाहे ये छोटा हो घर में या बड़ा हो, लेकिन इनकी ज़्यादा चलती है उस परिवार में। यानी कि जो पिता का रोल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है इनके पास और परिवार में इनकी चलती है। ऐसे लोगों का फोकस परिवार की वेल्थ को मैनेज करने में ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशंस में ज़्यादा लगता है। परिवार के जो कोई भी अगर कोई केसेस हैं, कोई लिटिगेशंस हैं या कोई डेट्स हैं, यानी कि लोन्स वगैरह परिवार पे हैं,
तो उनको ये टेक ओवर कर लेते हैं और उनको ये मैनेज करते हैं। ये वाले नेटिव जिसके चार्ट को आप देख रहे हो बड़े होके, उसको ये हैंडल कर लेते हैं। मतलब दे ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली इन टोटल। चाहे वो उन परिवार पे कोई लोन्स होंगे, कर्जा होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, लिटिगेशंस होंगे, ये सब उसको ओन कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं परिवार में अगर कुछ बीमारी की वजह से कुछ लोग पीड़ित होंगे तो उनकी सेवा भाव भी इन्हीं के जिम्मे आती है। क्योंकि आप देखो ये नेटिव जो है इसके लगन का लॉर्ड वहाँ बैठ गया परिवार में, और सूर्य वो भी जो किंग ऑफ प्लैनेट्स है। तो इसका मतलब ही विल हैव ए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे उसके एसेट्स हों, चाहे उसकी बीमारियां हों, चाहे लीगल केसेस हों, चाहे उसके दूसरे झगड़े हों, लेन देन हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन परिवार के लोगों पे आ जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपनी परिवार का ही बिजनेस हैंडल करते हैं, यानी कि दे रन द बिजनेस ऑफ देयर फैमिली। अगर इनकी फैमिली बिजनेस फैमिली है तो ये उसी में ही घुस जाते हैं और उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये पोजीशन बहुत अच्छी है, इसमें वेल्थ से आदमी ब्लेस्ड रहता है, परिवार की पूरी सपोर्ट मिलती है। ये भी परिवार को बड़े होकर पूरा सपोर्ट करते हैं। दे होल्ड द अपर हैंड इन द फैमिली आफ्टर देयर फादर। जब तक फादर हैं और फादर होल्ड करेंगे फैमिली को, उसके बाद ये होल्ड करते हैं और इनकी चलती भी है। दे डोमिनेट द फैमिली और इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस फैमिली में अपने चलते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है सेकंड हाउस, और ये परिवार की पूरी हेल्प करते हैं। परिवार जब ये छोटे होते हैं परिवार इनकी हेल्प करता है, ये परिवार की हेल्प करते हैं। ये लोग नॉर्मली वेल्दी और रिच होते हैं। इनका जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा रॉयल रहता है। बड़े होकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा रॉयल लाइफस्टाइल होगा इसका, अच्छे कपड़े डालेगा, ईगो पूरी होगी और थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर का होगा, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी। अपने आप को जब ये जो है कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो एक इंटेलिजेंट आदमी लगेगा ये, क्योंकि 6 नंबर राशि इंटेलिजेंस की राशि है। और जो सूर्य की अगर क्वालिटीज आ जाए इंसान में तो रीगलनेस है, रॉयलनेस है, एक एटीट्यूड फुल ऑफ प्राइड है, फुल ऑफ ईगो है, फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम है। तो ऐसे लोग अपनी इज्जत को ध्यान रखते हैं, अपने प्राइड का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हैं। और इंटेलिजेंट सोसाइटी में उनका जो इमेज होती है वो एज एन इंटेलिजेंट पर्सन होती है। और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं। सरकार से ऐसे लोगों को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। और ऐसे लोगों का सरकारी लोग या पावरफुल लोगों में उठना बैठना होता है, और वो बड़े होते हुए देखते हैं कि उनके घर कुछ सरकारी अफसर या सरकारी लोगों का आना जाना लगा रहता है, परिवार में उनकी विजिट्स रहती हैं। और इनके परिवार में कुछ लोग, यानी कि अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोग सरकार के साथ जुड़े भी होते हैं या सरकारी ओहदे पे होते हैं। अगर सरकारी ओहदे पे नहीं होते तो कम से कम फेमस होते हैं सोसाइटी में, चाहे ये अपने बिजनेस में होते हैं, बट दे रिमेन फेमस और वेल कनेक्टेड टू द पावरफुल पीपल। तो ये वाला सूर्य कुछ इस तरीके से हमारी लाइफ को आगे चलाएगा, और पैसे की कभी यहाँ पर कमी नहीं रहती इस नेटिव को। और आगे देखा जाए तो यहाँ से हम अपना खाना पीना भी देखते हैं, हमारी फूड हैबिट्स भी हम इसी घर से देखते हैं। तो फूड हैबिट्स के मामले में थोड़ा सा सूर्य में थोड़ा मैलिफिक एनर्जी है। फूड हैबिट्स में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होते, यानी कि अपनी फूड हैबिट्स को लेके, और इनका खाना पीना बड़ा रॉयल रहता है। और यहाँ से हम स्पीच वगैरह भी देखते हैं, तो स्पीच में इनकी इंटेलिजेंस का भाव होता है, एक अथॉरिटी और एक इंटेलिजेंस। ये माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि बारीकियों में बात करते हैं। ये मोटी मोटी ऊपर से बात नहीं करते। जब भी ये किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे आप देखोगे कि ये अंदर घुसे हुए हैं उसके, और बारीकियों में घुसे हुए हैं, माइक्रो लेवल एनालिसिस में घुसे हुए हैं, और उन्हीं को ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इनके नॉर्मली अगर ये नौकरी वोकरी करते हैं तो इनकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी होती हैं। उस प्रेजेंटेशंस में काफ़ी आपको इंटेलिजेंट डाटा मिल सकता है।
अगर ये स्पीच वगैरह देते हैं, इनकी ओरल कम्युनिकेशन होती है, तो ये थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, चीज़ों को थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं और उनको थोड़ा लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से इनकी नेचर या स्वभाव होती है। और दूसरे घर से हम देखते हैं हमारा फेस, तो यहाँ पर फेस हमारा बढ़िया रहता है, एक ऑरा रहता है हमारी पर्सनालिटी में, सूर्य का ऑरा रहता है। सूर्य के साथ अगर केतु वेतु बैठ जाए तो फिर आई साइट वगैरह में दिक्कत रहती है, और शनि बैठ जाए तो तब तो भी थोड़ी आइस की दिक्कत या दांतों में दिक्कत हमारी आ सकती है, अगर ये वाली मैलेफिक एनर्जीज यहाँ आ जाए। नहीं तो नॉर्मली सूर्य देव अकेले बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। और सूर्य देव के साथ अगर बुध देव यहाँ बैठ जाते हैं तो ये पोजीशन और अच्छी हो जाती है, ये वेल्थ योग क्रिएट कर देती है। 11वें घर का स्वामी दूसरे में आ जाए, वेल्थ योग बना देता है। दूसरे घर का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, ये भी बहुत अच्छा है वेल्थ के लिए, तो ये आपको वेल्थ में बूस्ट करता है। अगर बुध देव तीसरे घर में आ जाए तो थोड़ा सा वेल्थ में परेशानियां रहती हैं, और वेल्थ को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इस इंसान को, क्योंकि अब दूसरे घर का स्वामी स्ट्रगल के घर में चला गया, तीसरे घर में। अगर बुध देव लगन में बैठ जाए तो भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है, आदमी वेल्दी रहता है, यानी कि ये एक्सचेंज हो गया, लगन का स्वामी वेल्थ के घर में, वेल्थ का स्वामी लगन के घर में, तो एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया, तो इसमें भी इंसान के पास पैसे वैसे अच्छे रहते हैं। तो यहाँ से बैठा हुआ सूर्य देखता है 8वें घर को। 8वां घर हमारा इनहेरिटेंस का है, प्रॉब्लम्स का है, ऑब्स्टेकल्स का है, ऑकल्ट का है, स्पिरिचुअलिटी का है, और डेली लाइफ का है, और जॉइंट एसेट्स का है, तो डेथ एंड लाइफ का भी वही घर है। तो 8वें घर को देख के अगर सूर्य की डिग्निटी अच्छी है, यानी कि अच्छी डिग्निटी कब होगी, जब सूर्य किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो सूर्य की डिग्निटी अच्छी है, ऐसा मानना चाहिए। अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि तीसरे में ना हो के लगन में है या दूसरे भाव में, और तो कहीं बुध मिल नहीं सकते, तो सूर्य की डिग्निटी अच्छी मानी जाएगी। मतलब डिस्पोजिटर भी आपका लगन में आ गया या दूसरे भाव में आ गया, और जिस नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये सूर्य पूरे बढ़िया फल देगा, जैसा हमने आपको बोला है। सूर्य पे दृष्टि भी राहु केतु या शनि की दृष्टि भी खराब करती है। सूर्य के साथ शुक्र भी नहीं होना चाहिए इस राशि में पर्टिकुलरली, और क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का हो जाएगा और हमारी वेल्थ में थोड़ी परेशानियां पैदा कर देगा। और वैसे भी सूर्य के साथ शुक्र की कंजंक्शन बहुत अच्छी ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती, पर्टिकुलरली क्लोज कंजंक्शन वो कई तरह की हेल्थ इश्यूज भी देती है, और पिता की लाइफ में प्रॉब्लम भी देती है, थोड़ा सा वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम भी देती है। तो विन मीन्स शुक्र यहाँ बैठ के कंबस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सूर्य अगर अच्छी डिग्निटी में है और 8वें घर को देखेगा, तो यहाँ जॉइंट एसेट्स भी इंसान को मिल जाएंगे। यहाँ इनहेरिटेंस का भी योग बना देगा, क्योंकि वहाँ 12 नंबर राशि है जो सूर्य की मित्र राशि है, जुपिटर की राशि है। और अगर यहाँ पर सूर्य की डिग्निटी अच्छी ना हुई तो 8वें घर की प्रॉब्लम्स या बीमारियाँ भी एक्टिवेट यहाँ सूर्य कर सकता है। सपोज सूर्य में कोई एफ्लिक्शन है, कोई मैलिफिक प्लैनेट का आस्पेक्ट है, या सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड ही 6ठे में बैठ जाए बीमारी के घर में, 8वें में या 10वें में बैठ जाए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अब यहाँ पर सूर्य की अगर अच्छी डिग्निटी है तो यहाँ पर 8वें घर की अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज थोड़ी सी गलत चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और अब देखते हैं यहाँ नक्षत्र कौन से मिलते हैं। यहाँ नक्षत्र मिलते हैं, सबसे पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य देव का अपना ही नक्षत्र है। उसके 3 चरण इस राशि में मिलते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर सूर्य देव उत्तर फाल्गुनी में है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया ही है, सूर्य वहाँ बैठे हुए हैं, इज़ इन ए गुड डिग्निटी। और बस लगन का स्वामी अच्छा होना चाहिए, यानी लगन का स्वामी तो सूर्य ही है, मतलब बुध देव अच्छे होने चाहिए। और अगर सूर्य देव
अगले नक्षत्र में है तो वो नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र, सॉरी रोहिणी नहीं, हस्ता है, वो भी चंद्र का ही है। तो हस्ता नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो ये भी बहुत ऑस्पिशियस है। चंद्र की प्लेसमेंट चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। चंद्र और सूर्य में मित्रता है। हस्ता नक्षत्र में भी सूर्य बहुत कंफर्टेबल है। मून की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ सूर्य आपको बहुत ही वेल्थ देगा और भी बहुत चीज़ों में ब्लेस करेगा। और अगर चंद्रदेव खराब बैठ गए चार्ट में तब यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। और तीसरा नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के यहाँ पर दो चरण मिलते हैं, पहला और दूसरा। मंगल देव का नक्षत्र है, उस केस में आप मंगल की प्लेसमेंट देखिए। मंगल वैसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में मंगल, और मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है चार्ट में तो डेफिनेटली ये सूर्य वो सारी चीज़ें आपको देगा जो हमने आपको बताई हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट खराब है, यानी कि मंगल सपोज 8वें घर में है या नीच का बैठ गया 12वें घर में, तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब एक आपको चीज़ें तो मिलेंगी सारी, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। तो आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ये देखना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये सूर्य आपको क्लीन वे में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या ऑब्स्टेकल्स के रूट से। मतलब रास्ता फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के साथ मिलेंगे, जिसका मज़ा नॉर्मली आधा हो जाता है। तो इस तरीके से सूर्य की प्लेसमेंट ये आपको रिजल्ट्स देगी और सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको काफ़ी आगे ले जाएगी, काफ़ी वेल्दी बनाने में सहयोग करेगी। और नक्षत्र का लॉर्ड जो है, जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड बताएगा कि ये किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर सूर्य चंद्र के ही नक्षत्र में बैठ गया, और अब चंद्र जो है आपका मंगल की राशि में बैठ गया चौथे घर में, नीच का हो गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि ये चंद्र थोड़ा गहरा हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो थोड़ा सा आदमी सीरियस माइंडेड रहेगा। अगर चंद्र की प्लेसमेंट आपकी सपोज अगले घर में चली जाती है, 9 नंबर राशि में, जुपिटर की राशि में चली जाती है, तो बहुत ऑस्पिशियस है। मूल नक्षत्र में नहीं होनी चाहिए, मूल नक्षत्र में चंद्र नहीं होना चाहिए 9 नंबर राशि में। पूर्वाषाढ़ा में हो, उत्तराषाढ़ा में हो, बहुत अच्छा है। और इधर से अगर मंगल सपोज मंगल के नक्षत्र में, यानी चित्रा नक्षत्र में यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, और चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड मंगल अगर चौथे घर में आ गया अपनी ही राशि में, तो ये आपको प्रॉपर्टी से ब्लेस करेगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से ब्लेस करेगा। वही मैं बता रहा था कि नक्षत्र का लॉर्ड जहाँ बैठेगा तो उन चीज़ों से आपको ब्लेस करेगा। अगर चंद्र 5वें घर में बैठ गया तो आपको इन्वेस्टमेंट से ब्लेस करेगा, औलाद से ब्लेस करेगा, और आपको जो है स्टॉक मार्केट से ब्लेस कर सकता है। तो यानी कि सूर्य अगर चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र वहाँ चला गया तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको 5वें घर से रिलेटेड ब्लेस करेगा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, उस घर का लॉर्ड, वो भी ठीक होना चाहिए। तो कुल मिला के एक दूसरे को कनेक्ट करके, डॉट्स कनेक्ट करके ही रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। उसको देखे बगैर मेरे ख्याल से कोई भी प्रेडिक्शंस की ही नहीं जा सकती कि नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है। फिर वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि एनिमी साइन है, फ्रेंड साइन है, फ्रेंडली साइन है, कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं, उनसे आपको थोड़े आइडिया लग सकते हैं। लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द एक्यूरेट थिंग, एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक सूर्य पे अगर कोई दृष्टि है किसी मेलेफिक एनर्जी की, तो सूर्य की डिग्निटी को अफेक्ट करेगी, उसके फलों को कम करेगी। और अगर सूर्य बलि बैठा है, उस पर गुरु जैसे प्लैनेट की दृष्टि है,
या चंद्र जैसे प्लैनेट की दृष्टि है या मंगल जैसे प्लैनेट की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा है, उसके और बेनिफिट्स आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे। दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको पूरी समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Goodbye. Thank you.